करोड़ों की नकदी, सोना और चंदन के तेल के अलावा गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला बेहिसाब कच्चा माल, ये सब जब्त किया गया कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापों में। वही कानपुर वाले, इस रेड के बाद कानपुर माने गुटखा सिटी वाले मीम अब गुटखा खाने के अलावा बनाने पर भी बनने लगे तो हैरान मत होइएगा। स्कूटर से चलने वाला एक आदमी, जिसे उसके मोहल्ले के लोग बड़ा जमीनी आदमी बता रहे हैं, फिलहाल वो कानपुर की जेल में बंद है। प्रवर्तन एजेंसियों के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी के बाद पीयूष जैन के कन्नौज वाले और कानपुर वाले घरों से कुल 197.47 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और 6 करोड़ की मालियत का चंदन का तेल मिला है। पिछले एक हफ्ते से कानपुर, कन्नौज, पीयूष जैन, छापा, सोना, नकदी, पान मसाला और इत्र जैसे कीवर्ड्स न्यूज रूम्स के आसपास की हवा की तासीर गरमाए हुए थे। नोटों से भरा एक कमरा, गिनती करने वाली मशीनें, आते जाते ट्रक, ऐसा लगने लगा था कि ब्लैक मनी वाले किसी कुबेर के यहाँ अजय देवगन की रेड मूवी का सीक्वल बन रहा है। लेकिन अब खबर में थोड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट भी आपको बताएंगे और आसान भाषा में सवाल का जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए पैसों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्विस्ट क्या आया है। दरअसल सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार हुए पीयूष जैन ने अदालत से मांग की थी कि उन पर जो टैक्स बनता है वो काट लिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए। रफा दफा करने का मतलब यहाँ नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने से है, घूस लेकर नहीं। खबरों के मुताबिक पीयूष जैन ने कहा कि उन पर 32 करोड़ की टैक्स चोरी और उस पर 20 करोड़ की पेनल्टी सहित कुल 52 करोड़ का टैक्स बनता है। डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ काट कर उन्हें उनका बाकी पैसा वापस कर दे। बाकी कितना? 42 बक्सों में भर के बैंक में जमा किए गए कुल 197.47 करोड़ में से 52 करोड़ काटे तो बनता है 142.47 करोड़ रुपए। वो पीयूष जैन वापस मांग रहे हैं। इस पर डीजीजीआई के वकील अम्बरीश टंडन ने कहा था कि जो भी पैसा रिकवर किया गया है वो टैक्स नियमों के तहत पीयूष जैन की कंपनी ओडोकेम इंडस्ट्री पर की गई कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें से कोई वापसी नहीं होगी। अम्बरीश टंडन ने कहा कि पीयूष जैन ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। अगर वो अतिरिक्त में 52 करोड़ का टैक्स देना चाहते हैं तो जमा कर दें, जांच अभी चल रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत और आरोपों का दौर चलता रहा। कहा गया कि पीयूष को राजनीतिक फायदा मिल रहा। साथ ही ये भी कहा गया कि डीजीजीआई ने केस को कमजोर कर दिया है और पीयूष जैन के यहाँ से जब्त की गई रकम को उनका बिजनेस टर्नओवर बता दिया है, वरना इनकम टैक्स डील करती तो मामला ब्लैक मनी का बनता। बाद में इस पर डीजीजीआई की तरफ से 30 दिसंबर 2021 को प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल विवेक प्रसाद की हस्ताक्षरित प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि मीडिया में चल रही खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। जब्त की गई रकम को डीजीजीआई ने पीयूष जैन का बिजनेस टर्नओवर नहीं माना है और सारा पैसा एसबीआई में जमा है और ना ही पीयूष जैन ने 52 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अभी जांच चल रही है। चलिए, ये तो हो गया खबर में ट्विस्ट क्या आया। इस पर आगे क्या होता है ये बाद में बताएंगे। हमारा सवाल है कि छापेमारी में जब्त रकम जो अब बैंक में जमा कर दी गई है उसके साथ क्या क्या हो सकता है और ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बता देते कि किस धारा में ये गिरफ्तारी हुई है पीयूष जैन की। पीयूष जैन को सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया है और 27 दिसंबर 2021 से 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 के अंतर्गत अधिकारी के पास इस एक्ट के किसी भी आरोपी को अरेस्ट करने और कार्रवाई करने की क्षमता होती है। अहमदाबाद डीजीजीआई टीम को मिली जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन 50,000 रुपए से कम की फर्जी इनवॉइस के जरिए सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, जिससे कि वो टैक्स के चक्कर से बचे रहे। यहाँ पर एक टर्म आता है ई-वे बिल, इसे समझना जरूरी है। मोटा माटी से ऐसे समझें, जब दो लोग किसी सामान और बदले में पैसे वाले किसी लेन देन में पार्टी हैं और दोनों या कोई एक भी अगर जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो 50,000 रुपए से ऊपर के सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास ई-वे बिल होना जरूरी होता है। और पीयूष का लेन देन 50,000 रुपए से कम के फर्जी बिल के तहत हो रहा था, जिसके मायने हुए टैक्स की चोरी। अब आपको बताते हैं ये बरामद माल का हश्र क्या होगा। जीएसटी ऑफिसर्स के मुताबिक पीयूष के घर में एक बड़ा तहखाना मिला था, जिसमें 16 प्रॉपर्टीज के दस्तावेज और काफी मात्रा में नगद नारायण। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी जांच एजेंसी की नजर में आता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वही जांच एजेंसी उस व्यक्ति की जांच करे, साथ में अन्य विभाग और एजेंसीज भी बहते दरिया में हाथ धो लेते हैं। फिर मामला इतनी बड़ी बरामदगी का हो तो पीछे रहने का सवाल ही क्या। यानी केस भले ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़ा हो, लेकिन आयकर विभाग भी अब पीयूष जैन के मामले में पीछे नहीं रहेगा और अनडिस्क्लोज्ड यानी छिपाई गई इनकम पर लगने वाले इनकम टैक्स के कानूनों की धारा में कार्रवाई
इनकम टैक्स विभाग कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग में कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास छापा मारने की पावर होती है, जैसे इनकम टैक्स विभाग के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर या कोई भी अन्य अधिकारी जिसे बोर्ड नियुक्त करे, वो किसी व्यक्ति के घर या ऑफिस में रेड कर सकता है। रेड के दौरान आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर कैश, ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागजात या कोई भी कीमती और जरूरी चीज को सीज कर सकते हैं। हालांकि कारोबार में यूज होने वाले स्टॉक को सीज वो नहीं कर सकते। किसी भी एक्ट में कई तरह की पेनल्टीज होती हैं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो कि रेड के दौरान पकड़ी जाती है, उस पर इनकम टैक्स की धारा 271 AAB के तहत पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी लगती है असेसी पर, वो व्यक्ति जिसके यहाँ पर रेड मारी जाती है। अगर सर्च के दौरान मिले कैश, इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या लोन के कागजात का ब्यौरा और खरीद के कागजात वगैरह असेसी आईटीओ को नहीं दे पा रहा है तो ये डीम्ड इनकम यानी असेसी की इनकम मान ली जाएगी। आय का खुलासा ना करने या छिपाने का केस लगाते हुए इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर 60% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। इसके अलावा सरचार्ज और सेस के बतौर कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी अलग से। हालांकि एसएससी इन पेनल्टीज के खिलाफ हायर अथॉरिटीज के यहाँ अपील कर सकता है। सरकार इन जब्त संपत्ति का क्या करती है ये भी आपको बताते हैं। सरकार खुद दो स्तर पर कमाई करती है, एक टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, म्युनिसिपैलिटी टैक्स आदि, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फाइन और पेनल्टी आदि। इसके अलावा राज्य स्तर पर जब्त संपत्तियों को सरकार अपने खजाने में डाल लेती है। अक्सर आपने ट्रैफिक कानून के उल्लंघन में भारी फाइन की रिकवरी सुनी होगी। ये पैसा कहाँ जाता है? ये जाता है सरकार के खजाने में, जिसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य मदों में खर्च करती है। अब बात आती है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी संपत्ति को जब्त करता है तो इस संपत्ति का क्या होता है? क्या ये भी सरकार के खजाने में जमा हो जाती? जवाब है हाँ, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। धारा 132B केवल डिपार्टमेंट के पक्ष में ही नहीं बल्कि एसएससी के पक्ष में भी कुछ प्रोविजंस देती है। कुछ नियम या शर्तों के आधार पर अगर एसएससी आईटीओ को जब्त संपत्ति के लिए संतोषजनक प्रमाण दे देता है तो आईटीओ सर्च या रेड पूरी होने के 120 दिनों के अंदर उस संपत्ति को रिलीज कर देगा। इसके साथ ही एसएससी जब्त किए गए कैश पर इंटरेस्ट का भी हकदार होगा। धारा 132B के मुताबिक जब्त हुई संपत्ति का एक और इस्तेमाल किया जा सकता है धारा 153A के तहत किसी लायबिलिटी यानी कर्जदारी या देनदारी को चुकाने के लिए। हमने जमीन की कुर्की के संबंध में एक एक्सप्लेनर किया था जिससे आप समझ सकते हैं कि जब्त की गई संपत्ति बेचकर किन नियमों के तहत देनदारी चुकाई जा सकती है। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीजीजीआई ने पीयूष जैन की जब्त की हुई संपत्ति पर हाल फिलहाल यही कहा है कि कोई वापसी नहीं होगी, लेकिन आगे की जांच में इनकम टैक्स इस मामले का क्या रुख अख्तियार करता है देखने वाली बात होगी। जो भी आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे मामलों में रिहाई के लिए आरोपी क्या प्रयास कर सकता है ये भी आपको बताएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र और सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।